रोहतक से आई खबर से केंद्र में भाजपा की सरकार क्या बनी। हरियाणा में भाजपा के नेताओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो अब सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाने की हिम्मत भी करने लगे हैं। मामला गोहाना रोड का है, जहां पर नगर निगम के कर्मचारी सड़कों के साथ लगे खंभों से बिना अनुमति के लगे होर्डिंग्स उतार रहे थे। भाजपा के नेता दिनेश घिलौड़ ने न केवल कर्मचारियों को पीट डाला बल्कि उन्हें बंधक भी बना डाला। इसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम के कार्यालय के बाहर धरना दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्र में बीजेपी सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सरकार का असर रोहतक जिले में देखने को मिल रहा है। जी हां, एक भाजपा नेता ने नगर निगम के कर्मचारियों को केवल इस बात पर पीट डाला कि वो गोहाना रोड पर सड़कों के किनारे बिना नगर निगम की अनुमति के खंभों पर लगे होर्डिंग उतार रहे थे। इसी को लेकर भाजपा नेता को गुस्सा आ गया और उन्होंने कर्मचारियों को न केवल पीटा बल्कि उन्हें बंधक भी बना लिया। देर शाम किसी तरह एक कर्मचारी वहां से निकलकर पुलिस के पास पहुंचा और उसने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके और उनके अधिकारी के साथ बदतमीजी की। इसके विरोध में कर्मचारियों ने नगर निगम के कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। होर्डिंग्स को रिमूव करने गए थे, जो कि उनकी ड्यूटी बनती है, जो बिना नगर परिषद के परमिशन के होर्डिंग्स लगाते हैं। डॉक्टर दिनेश है गोहाना रोड पे, उन्होंने उन तीनों चारों को जमकर पिटा है और 3 आदमी और बुला के लात गुस्सा से पूरी तरह भगा कर पिटा है और फिर उनको बंधक बना के रखा है। हमारा पुलिस सुखपुरा चौकी चुप पहुंचा है और परवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस लेकर वहाँ पहुंचा तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि बाहर बैठे हैं। हमने प्रशासन से मांग की थी कि उनके खिलाफ बंधक बनाने का केस दर्ज किया जाए। हरियाणा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक प्रशासन से मांग करते हैं श्री परवीन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। प्रशासन ने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो कल पूरे रोहतक के शहर के सफाई कर्मचारी की हड़ताल होगी। कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व सरपंच और भाजपा नेता दिनेश घिलौड़ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में टीमों को गठित कर दिया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी गांव में गए हैं, वहाँ पे कुछ बैनर्स लगे हुए थे अवैध रूप से बिजली के खंभों पर, जिनको तोड़ने के लिए ये ऑर्डर से अपने कमिश्नर साहब के ऑर्डर से वहाँ पे तोड़ने गए थे। वहाँ पे एक पूर्व सरपंच है डॉक्टर दिनेश, उन्होंने इनके साथ कहासुनी करी है, इनके सरकारी कार्य में बाधा डाली, इनके साथ अपशब्द कहे और मारपिटाई करी, ऐसा हमारे पास एलिगेशन इनकी आई कर्मचारियों की। उसके बाद कर्मचारी हमारे चौकी पे गए, मौके पे चौकी के मुलाजिम भी गए, वहाँ पे मौके का निरीक्षण भी किया गया और उसमें जैसा धाराएँ जो बनती थी धाराएँ उनके हिसाब से मामला दर्ज कर लिया गया था शाम को। वहीं आरोपी भाजपा नेता दिनेश घिलौड़ की माने तो राजनीतिक द्वेष के चलते ही पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया है। वहां ना कोई झगड़ा हुआ और ना ही किसी कर्मचारी को पीटा गया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्कुल झूठा और निराधार और राजनीति द्वेष के कारण ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है। हमने कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करी। मैं लगभग 5 बजे के करीब वहाँ पहुँचा हूँ, जब हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। उनके आपस में कुछ हाथापाई हुई, ऐसा मुझे पता चला है कि फ्लैक्स और बोर्ड उतारने के कारण वहाँ कोई हाथापाई हुई है। ये सब झूठी मनगढ़ंत और राजनीतिक से प्रेरित ये बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमा अगर आज सरकार हुड्डा सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अगर विपक्ष में हमारे को ये देखना पसंद नहीं करते, ये आज किसी के ऊपर भी कोई भी झूठा मुकदमा ये करवा सकते हैं। बहरहाल असल मामला क्या है उसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन भाजपा नेता को कोई बताए कि धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। अगली खबर गुड़गांव से है। गुड़गांव फर्जी वोटर कार्ड मामले में गुड़गांव जिला अदालत ने सुखबीर कटारिया, जो कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ 9वीं एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया समेत 13 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया है। इससे पहले बुधवार को फर्जी वोटर कार्ड मामले में ही सुखबीर कटारिया पर 8वीं एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है।
हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अभी तक बयानबाजी तक सिमटी कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी में अब मुख्यमंत्री विरोधी खेमे के नेताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की भी शुरुआत कर डाली है। हरियाणा में सबसे पहले इसकी शुरुआत सैलजा के करीबी कहे जाने वाले सढौरा से कांग्रेस विधायक राजपाल भुखड़ी ने की है। भुखड़ी ने जगाधरी में अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता में 7 जून को यमुनानगर में आ रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए भुखड़ी ने सीएम से यहां आने से पहले जनता से माफी मांगने की भी शर्त रख दी है। भुखड़ी ने साफ कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने सीएम के इशारे पर ऐसे लोगों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री ने हमेशा ही अंबाला लोकसभा के साथ भेदभाव वाला रवैया अपनाया है, ये आरोप भुखड़ी ने लगाया है। यही कारण है कि सैलजा द्वारा केंद्र से लाई गई जगाधरी से पंचकुला रेलवे लाइन वाया सढौरा में प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि नहीं दी गई, जिस कारण उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, पंचकुला से जगाधरी तक के लिए नेशनल हाईवे के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी कराने के बाद प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा उसके लिए भी नहीं दिया, जिस कारण उसका निर्माण भी शुरू नहीं हो सका। भुखड़ी ने अब साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस इलाके के साथ भेदभाव भरा रवैया अपनाया है और यही वजह है कि वो 7 जून को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री यहां आने से पहले यहां के लोगों से माफी मांगे, ये शर्त उन्होंने रखी है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देखो, मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, 7 तारीख को पता चला है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर आए थे, जो ऑब्जर्वर लगाए गए, उनकी तरफ से हमारे को कोई न्योता नहीं मिला और हम इस मीटिंग का, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। इसलिए करेंगे कि जो दल बदलू लोग हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टियों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ इलेक्शन लड़े, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, वो पार्टी हित में नहीं है। मुख्यमंत्री जी को यमुनानगर में आ रहे हैं, सबसे पहले तो उपेक्षित की जो बात है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो यमुनानगर में आकर के यहाँ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो परियोजना थी, हमारी रेलवे की परियोजना थी, जो माननीय कुमारी सैलजा जी, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको मंजूरी दी 3 बार, और राज्य सरकार के मुखिया ने उस कार्य को सिरे नहीं चढ़ने दिया। हरियाणा कांग्रेस ने आज से सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की है। इसका आगाज सोनीपत से आज किया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी शकील अहमद, मुख्यमंत्री हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा भी की। इस दौरान बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा भी लिया गया और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। चंडीगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही भाजपा की तैयारियों के बारे में हमें जानकारी दी। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी हार का जिम्मेदार उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को ठहराया। हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हैं। सबसे पहले तो धनखड़ जी, हम ये जानना जिससे आज की डेट में केंद्र में सरकार है, में से जो है आपकी डिमांड्स हैं, तो अब लगता है कि उसको पूरा किया जाएगा? ये बिल्कुल, सरकार इस बारे में सिंसियर है और मेरी पार्टी की सिंसियरिटी उस बात में भी मुझे दिखाई दी जब घोषणा पत्र में अधिकांश मुद्दों को शामिल किया गया जिनके हम लड़ रहे थे, और उसके बाद भी मुझे ये सिंसियरिटी दिखाई दी कि प्रधानमंत्री जी हमारे बने हैं, उन्होंने भी अपने पूरे कैंपेन में किसानों के मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाया। नहीं तो मीडिया में यही इसी प्रेस में कहा था कि किसान क्यों नहीं बन रहे, उनके लिए मैं आभारी हूं उनका। और जो ही सरकार बनी है, बनते ही कृषि मंत्री जी ने मुझे आमंत्रित किया, इन विषयों पर चर्चा की है और उसी विषय को और ज़्यादा गहरा चिंतन करने के लिए हमने 7 उनको हरियाणा में ही बहादुरगढ़ में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें भारत के कृषि मंत्री हमारे साथ रहने वाले हैं और सभी पेंडिंग विषयों पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे और इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक के नाते से पार्टी
के नाते से हम उनके सहयोगी बनेंगे और सरकार की हमको वो कमिटमेंट दिखाई देती है कि वो करेंगे। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह से ले रहे हैं प्रदेश में? देखिए, बहुत अनुकूलतम माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 52 स्थानों पर प्रदेश भर में आगे बढ़कर आई है। लोगों में भी एक उत्साह है। सबको लग रहा है कि जिस प्रकार की सरकार केंद्र में बनी है उसी के साथ प्रकार की सरकार हम राज्य में कि जिसके कारण से केंद्र का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक यहाँ पर विकास किया जा सके। अभी 10 वर्षों से जो सरकार यहाँ थी वो प्रो कारपोरेट थी, प्रो पीपल नहीं थी और लोगों में एक बहुत भारी डिससेटिस्फेक्शन है उसके कारण से। तो लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसी सोच वाली सरकार बने जिसमें आम आदमी का भला हो। जिस तरह से गठबंधन की बात की जाए, काफ़ी इस जो समय जो है असमंजस में है स्थिति, समय भी कम रह गया विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो आप उसमें कहाँ तक सहमत है? 45 सीटों की बात हो रही है तो यहाँ पे काफ़ी बीजेपी के नेता की बयानबाजी आ रही है, वहाँ से हजका के नेता की बयानबाजी आ रही है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं? किस तरह की? हम हजका के साथ गठबंधन को जारी रखना चाहते हैं और जो भी पॉलिटिकल सीन चेंज हुआ है बदले हुए पॉलिटिकल सिनेरियो में फिर से बैठकर समीक्षा करते हुए और नए सिरे से सब चीज़ों को तय करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सुविचारित मत है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी हमारे साथ रहे, साथ मिलकर हम चुनाव लड़ें। तो धनखड़ जी, लगता है कि 45 सीटों पे होगा या 20 की बात भी चली? ये सब समीक्षा के विषय है। तो जिस तरह से अगर बात करें मुख्यमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका भी नाम आ रहा है इसमें, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री तय करना, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय होता है तो विधायक दल तय करता है। चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री तय होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये भी तय नहीं किया है स्ट्रेटेजी के नाते से कि हरियाणा में हम मुख्यमंत्री अनाउंस करके चुनाव लड़ेंगे या बिना अनाउंस करे लड़ेंगे। तो पहले ये तय होगा और अगर ये तय करता है पार्लियामेंट्री बोर्ड हमको अनाउंस करके तय करना है तो फिर वो हरियाणा के जो भी कार्यकर्ता है उन पर विचार करेगा। सब जिस तरह से बात की जाए, एक सीट पे आपकी हार काफ़ी कम उससे हुई है, लेकिन क्या कारण मानते हैं आप अपनी हार का? देखिए, सारी सरकार एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही थी। सरकारी मशीनरी का वहाँ बड़ा ज़बरदस्त दुरुपयोग हुआ है। सारी जो वहाँ की माइक्रो लीडरशिप थी उनको उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज के साथ बांध कर रखा है कि भाई 65,000 नौकरियाँ भी निकाली हुई थी जिसका लालच वहाँ फेंका गया है। उन सब का ये परिणाम है। मेरे खिलाफ कोई एक सांसद केवल चुनाव नहीं लड़ रहा था, एक सरकार और एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था। जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु की बात है, उनका प्रभाव काफ़ी है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया आपके प्रचार अभियान में, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में भी यानी साथ होते तो अच्छा होता। जिस तरह से ओपी धनखड़ जी ने साफ तौर पे कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी जो है पूरी तैयारी में है और उन्हीं का मुख्यमंत्री जो है हरियाणा से इस बार जीतेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। उधर हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड मामले में वीरवार को पंचकुला कोर्ट में एसीपी वीरेंद्र सांगवान की गवाही पर क्रॉस एग्जामिन हुआ। अदालत में मोबाइल रिकवरी पर बचाव पक्ष के सवालों पर पुलिस फंसती नजर आई। बचाव पक्ष के वकील एएस सुखीजा ने बताया कि एसीपी उनके कई सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। एसीपी सांगवान इस हत्याकांड मामले के आखिरी गवाह हैं। दोनों पक्षों की बहस पूरी ना हो पाने के चलते अब 6 जून को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। शुक्रवार को भी एसीपी के बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। उम्मीद की जा रही है कि 6 जून को बहस पूरी हो जाने के बाद अदालत अहम फैसला सुना सकती है या फिर फैसला सुरक्षित रख सकती है। ज्योति मर्डर मामले में अब तक 87 गवाह पेश किए गए हैं और एसीपी सांगवान अंतिम गवाह है। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया जाएगा। देखिए, मेन जो एलिगेशन लगाने को आ रहे थे कि कंस्पिरेसी है केस में, तो सबसे पहले मैंने शुरू वहीं से किया। तो मैंने सांगवान जी से पूछा कि आप बताइएगा कि आप कहते हैं कंस्पिरेसी है 5 लोगों की, राम कुमार, धर्मपाल, परमजीत, गुरमीत और तिलकराज की, किस दिन से स्टार्ट हुई है? कहते डेट तो मैं नहीं बता सकता, महीना भी नहीं बता सकता, पर ये कहूँगा कि विधानसभा की इलेक्शन से पहले थी 2012 में हिमाचल विधानसभा। तो मैंने कहा कहिएगा आप कि किस बेस पे कह रहे हैं? कहते मैंने बोल रखा है कि मोबाइल वगैरह वगैरह के बिजनेस सिस्टम पे। तो मैंने कहा मोबाइल इसमें जो सरोज रानी के नाम पर है, तिलकराज के हाथ में आप बता रहे हो, तो वो मोबाइल 1/6/2010 को इशू हुआ था एज़ पर डॉक्यूमेंट्स। और लाइक वाइज जो परमजीत का मोबाइल है वो अरुण कुमार के नाम पर है और वो जारी हुआ 30/11/2011 को। तो इनका आप कंस्पिरेसी में कैसे लोगे? 2 साल पहले कंस्पिरेसी, 3 साल पहले कंस्पिरेसी शुरू होगी। कहते नहीं, मैं फिर वो ट्विस्ट लेके अपनी बात में, और ये कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ उसके ऊपर, जो रिकवरीज के ऊपर, उसके अब बाद ये कंटिन्यू करेगा कल के लिए।
ग्वालियर से जम्मू के लिए अखनूर जा रहे फौज के काफिले में से एक ट्रक का पानीपत में अचानक टायर फट गया, जिस वजह से ट्रक का संतुलन खो गया और ट्रक डिवाइडर्स को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा पलटा। इस दौरान ये ट्रक करनाल से दिल्ली की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार से जा टकराया। आमने सामने की जबरदस्त टक्कर के चलते कार के चालक सोहन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं ट्रक में सवार सूबेदार उमाकांत, सिपाही मोहित और सिपाही कृष्ण कुमार भी घायल हो गए। घायल फौजियों को पंचकुला के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जींद से खबर है। जींद के गांव रताखेड़ा से करीबन 1 महीना पहले गायब हुई नवविवाहिता के मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया। पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा गया है कि युवती अपनी शादी से नाखुश थी और इस वजह से अपने घर से भाग गई। लेटर मिलने के बाद पुलिस सख्ते में आ गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जींद के गांव रताखेड़ा से करीबन 1 महीना पहले गायब हुई नवविवाहिता के मामले ने एक अजीबोगरीब सा मोड़ ले लिया है। पुलिस को कोरियर के माध्यम से एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि युवती अपनी शादी से नाखुश होने की वजह से घर से भाग गई है। यह पत्र बहालगढ़ ट्रैक कोन कोरियर कंपनी की एक महिला सदस्य मोनिका के नाम से करवाया गया है, जिसे 25 मई को लिखा गया है और 2 जून को कोरियर करवाया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि युवती बहुत जल्द अपने गांव वापस आएगी, उसके साथ वकील भी आएगा ताकि गांव में आने के बाद उसकी जान को कोई खतरा ना हो और उसे गांव में जीने का हक मिल सके। बकौल परिजन पत्र में जो लिखाई है वो रीटा की ही है। रीटा शर्मा जो रताखेड़ा की लड़की थी और शानपुर गांव में ब्याह रखी थी, जो दिनांक 1/5/2014 को अचानक लापता हो गई थी। उसकी आज थाना सफीदों के अंदर एक बजरिया कोरियर चिट्ठी आई है, जिसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है कि भाई मैं इस शादी से खुश नहीं थी, जिसके बारे में मैंने पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी कर दी और मैं रोल नंबर लेने के बहाने अपने ससुराल वालों से कहकर दिनांक 1/5 को सफीदो आई थी और फिर मैं अपने किसी मित्र के साथ चली गई। गौरतलब है कि जींद के गांव रताखेड़ा की रीटा की शादी 23 मार्च को सरहनपुर गांव के मनोज के साथ हुई थी। रीटा बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मनोज रीटा को लेकर 1 मई को सफीदो आया हुआ था, जहां रीटा अपनी एक सहेली के घर रोल नंबर लेने गई और मनोज को यह कहकर टाल दिया कि वह उसे 2 घंटे बाद वहां से ले जाए। लेकिन जब मनोज 2 घंटे बाद वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी वहां से पहले ही जा चुकी थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कहीं कोई पता नहीं चला। मनोज ने इस बाबत पुलिस को जानकारी दी। रीटा के घर से जाने की असली वजह क्या थी, ये तो उसके वापस आने के बाद ही पता चल पाएगा और पत्र में कितनी सच्चाई है इस बात की गहनता से जांच जारी है। इस मामले में सही वजह जानने के लिए अब सिर्फ रीटा का इंतजार है। जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।